ये जबलपुर क्रूज हादसे के कुछ सेकंड पहले की वीडियो है। आता काय होत आहे जब क्रूज डूबने वाली थी उससे कुछ सेकंड पहले जो यात्री थे उन्होंने ये वीडियो बनाई थी। उसमें देखिए एक एवढी माँ पूर्ण बघा, अपने नंतर बेटे कळेल को लेकर तुम्हाला बैठी है शेवटला. आराम से। इन्हें नहीं पता कि कुछ सेकंड बाद ये बोट डूबने वाली है और इन सबकी जान चली जाएगी। अब तक 9 लोगों की मौत हो चुकी है और अभी भी 4 से ज्यादा लोग जो है लापता है। ये पहली वीडियो थी और साफ साफ दिशा निर्देश है कि बिना सेफ्टी जैकेट के आप ट्रैवल नहीं कर सकते, आप नहीं घूम सकते। और ये दूसरी तस्वीर देखिए, ये दूसरी तस्वीर उस वक्त की है जब ये नाव डूबने लगी थी, जब ये क्रूज शिप डूबने लगी थी, तब लोगों को लाइफ जैकेट बांटा जा रहा था। लाइफ जैकेट बांटा जा रहा था, उसके साथ साथ वीडियो भी बनाई जा रही थी। ये तस्वीर है, दोनों तस्वीर देखिए। पहली तस्वीर इसमें देखिए कैसे आराम से लोग जो है हंस खेल रहे, वीडियो बना रहे। सेम ऐसा ही सिचुएशन मथुरा में था। मथुरा वाले केस में भी आराम से लोग बैठे थे, भजन कीर्तन कर रहे थे, वीडियो बना रहे थे। लोगों को नहीं पता था क्या कुछ होने वाला है, लेकिन यहाँ एक शख्स ने नोटिस किया था तेज हवाओं को। उसने वहाँ के जो कैप्टन है शिप के, क्रूज के, उन्हें बताया था कि तेज हवाएं चल रही हैं, आप वापस से किनारे की तरफ ले जाओ। लेकिन कैप्टन ने उसकी बात को नज़रअंदाज कर दिया, जिसके बाद तेज हवाएं आई और शिप डगमगा गई। जैसे ही पानी में डूबने वाली थी, लोगों ने चिल्लाना, शोर मचाना शुरू कर दिया। तब इन्होंने लाइफ जैकेट जो पैक था उसे खोलकर एक एक लोगों को बांटने लगे। एक बार ये पूरी तस्वीर देखिए, दोबारा एक बार तस्वीर देखिए। आपने उस बोट की तस्वीर देखी, कैसे लोग उसमें बैठे हैं। आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि उसमें एक माँ अपने बच्चे को लेकर बैठी है। वो 4 साल का बच्चा है और 40 साल की मरीना अपनी फैमिली के साथ घूमने आई थी। दिल्ली से इनकी फैमिली जो है वो घूमने आई थी। अब इन्हें लाइफ जैकेट दिया जा रहा था, तो लाइफ जैकेट जब इस माँ ने, मरीना ने पहना, तो उसमें अपने बच्चे को भी घुसा लिया कि बच्चा बच जाए, और दोनों की मौत हो जाती, दोनों डूब जाते हैं। ये तस्वीर इतनी विचलित करने वाली है कि मैं आपको वो तस्वीर तो नहीं दिखा सकता, लेकिन मैंने वो तस्वीर देखी और मैंने उस माँ की ममता देखी, कैसे उस माँ ने अपने बच्चे को बचाने की पूरी कोशिश की। माँ के सीने से लिपटा रहा और बाकायदा जब शिप डूब रही थी तो शिप के साथ माँ बेटे दोनों डूब गए। अब ये फ़ोटो हर जगह वायरल है और हर कोई ये फ़ोटो देखकर ये कह रहा है कि ये सिस्टम की लापरवाही है, सही से प्रोटोकॉल्स का फॉलो नहीं किया गया। ये नेचुरल डिजास्टर नहीं है कि ये प्राकृतिक आपदा है ना, ये सरासर चूक है। और चूक किसकी है? जो क्रूज़ मालिक है उसकी कंपनी की है, उसकी भी जिम्मेदारी बनती है। जिसके पास ये डिपार्टमेंट है, वहाँ सिक्योरिटी लैप्स हो रहा है, प्रोटोकॉल्स का लैप्स हो रहा है, उनकी जिम्मेदारी है। वहाँ डीएम एसडीएम जो लोगों की निगरानी में ये सब कुछ होना था उनकी जिम्मेदारी है, लेकिन जिम्मेदारी लेने वाला कोई नहीं है। अब हादसा हो गया तो सब इसे हादसा बोल रहे हैं और ये बोल रहे कि इस हादसे की जांच होगी। जांच क्या होगी? साफ साफ चीज़ें पता चल रही। कैसे कुछ सेकंड पहले आप लाइफ जैकेट पहना रहे हो लोगों को, आपने पहले लाइफ जैकेट नहीं दी। और एक और चीज़ थी कि कुछ लोग जो है वो कह रहे हैं कि हमने बताया था कि तेज़ हवा चल रही है, आप बोट साइड पर ले लीजिए, लेकिन कैप्टन ने हमारी सुनी नहीं। यहाँ तक कि जो रिपोर्ट्स हैं, यानी जो वेदर रिपोर्ट्स हैं, उनको भी जो है दरकिनार कर दिया गया। और मेट्रोलॉजिकल का जो डाटा बताता है कि विंड स्पीड 60 से 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही थी। ऐसे में जब इतनी स्पीड में तेज़ हवा चल रही थी तो आपको क्या इसका पहले से अंदाज़ा नहीं था? क्या आपको इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं थी? क्या आपने उस इन्फॉर्मेशन को नज़रअंदाज किया? ऐसी कंपनी के खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन अभी तक क्यों नहीं लिया गया? अभी तक जांच ही हो रही है। मतलब आप पहले से मान के चल रहे हैं कि ये नेचुरल डिजास्टर है, प्राकृतिक आपदा है, ये एक नॉर्मल एक्सीडेंट है। मथुरा में 10 से ज़्यादा लोग मर जा रहे हैं, जबलपुर में 9 लोग मर जा रहे हैं, लेकिन इंसानी जान इतनी सस्ती है हमारे देश में कि उसके लिए कोई कुछ बोलने वाला नहीं। एक धनराशि बाद में दे दी जाती है कि जो लोग मृत हो, जिनके घर में मृत लोग हैं, जो लोग इस हादसे में अपनी जान गंवा बैठे, उन लोगों को कुछ पैसे दे दिए जाएं। लेकिन क्या उनकी कमी वो पैसा पूरा कर सकता है? नहीं। और ये पूरा परिवार देखिए, इसमें जो आधे से ज़्यादा लोग थे वो दिल्ली से थे, कुछ लोग जबलपुर के ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की फैमिलीज थी जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में काम करते थे, आसपास के लोग थे। एक जो शख्स है वो
तमिलनाडु से थे, एक भोपाल से थे। तो ऐसे अलग अलग जगहों से लोग छुट्टियां मनाने आए थे, लेकिन फिर भी बहुत सारी जो सेफ्टी प्रोटोकॉल्स है उन्हें दरकिनार किया गया, जिसके बाद ये हादसा इतना विकट रूप ले लिया और इतने सारे लोगों ने जान गंवा दी। लेकिन पूरा मामला है क्या, शुरुआत से मैं आपको बताऊंगा। देखिए, एमपी के जबलपुर में और जबलपुर से 40 किलोमीटर दूर नर्मदा रिवर में बताया जाता है बारगी डैम है, और ये बहुत ही फेमस टूरिस्ट स्पॉट है। अब एमपी टूरिज्म डिपार्टमेंट, देखिए ये जो क्रूज चला रहे हैं ये कोई वहाँ के लोकल लोग नहीं, मथुरा में तो लोकल लोग चला रहे थे, लोकल गांव वाले, लेकिन यहाँ एमपी टूरिज्म डिपार्टमेंट ऑफिशियली क्रूज बोट चलाती है। और सोचिए, ये मतलब एक तरह से देखा जाए तो सरकारी परमिशन प्राप्त है इन लोगों को। अब नर्मदा का जो बैक वाटर्स है वो देखने और उसे घूमने के लिए कई पर्यटक आते हैं, और थर्सडे यानी 30 अप्रैल को भी लोग वहाँ आए थे और घूम रहे थे, और शाम के 6 बजे होंगे, और करीब तकरीबन 40 से ज़्यादा लोग थे उस ट्रिप पर, और वो लोग घूमने निकले थे। बाकायदा मैंने आपको पहले वीडियो दिखाई कि कैसे वो लोग वीडियो बना रहे हैं, अच्छे से जो नदी का लुत्फ ले रहे हैं। और इसके साथ एक कैप्टन थे, 2 क्रू मेंबर थे, और ये लोग जो थे वो पूरे 40 से ज़्यादा लोगों को संभाल कर लेकर जा रहे थे। अब कई रिपोर्ट्स में ये भी दावा किया जा रहा है कि ओवरलोडेड था, लेकिन अभी तक इसकी कोई पुष्टि नहीं हुई है। जब तक हमारे पास कोई ऐसी करेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं आएगी तब तक मैं उस पर मोहर नहीं लगाऊंगा, आपको बताऊंगा नहीं। लेकिन फिर भी जो बाकी रिपोर्ट्स है मैंने उसका जिक्र किया। अब सुबह से शाम तक जो वेदर था वो नॉर्मल था, मौसम बहुत ही नॉर्मल था, लेकिन शाम के 6 बजे मौसम अचानक बदल गया, ऐसा लोगों का भी कहना है और डिपार्टमेंट का भी कहना है। अचानक से मौसम बदल गया। मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का कहना है कि उनके डाटा के हिसाब से जो विंड स्पीड थी, मतलब जो हवा की रफ्तार थी, वो 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की तेजी से बह रही थी। अब ऐसे में तेज हवा और एक तरह से पानी में मोशन आ गया, और पानी में मोशन आया तो जो क्रूज था वो अपना संतुलन खो बैठा, और ऐसे में क्रूज अचानक में पूरा डगमगा गया और वो पानी में उल्टा हो गया। और डूबने से पहले की भी तस्वीर मैंने आपको दिखाई, और डूबते वक्त की तस्वीर दिखा रहा हूं। डूब रहे थे, और डूबने से कुछ सेकंड पहले, देखिए ज़्यादा टाइम नहीं होता जब ऐसा कोई भी हादसा होता तो उसमें 1 से 2 मिनट का समय होता, और ऐसा ही कुछ था। जब डूबने से पहले इन्होंने लोगों को लाइफ जैकेट बांधी, लेकिन जब तक लाइफ जैकेट बांटी गई तब तक बहुत देर हो गया था, और लोग जो है पानी में डूब गए थे। और अब तक जो पैसेंजर्स हैं उनमें बताया जा रहा है कि 9 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है, 4 लोग अभी भी जो है वो गायब हैं। और ये नदी के एकदम बीचों बीच हुआ है, और खमरिया आइसलैंड बताया जाता है, खमरिया आइसलैंड के पास ये सब कुछ हुआ है। और तभी भी हवा बहुत तेज़ चल रही थी। फिर रात को रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ, आसपास के लोग आ गए, और वहाँ जो लोकल लोग थे वो आ गए, एसडीआरएफ की टीम आ गई, और रात भर जो है 30 अप्रैल की रात को पूरी रात जो है रेस्क्यू ऑपरेशन चला। रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद 22 से 28 लोगों की जान बचाई गई। और फ्राइडे की सुबह यानी 1 मई को जब आंकड़े निकले तो पता चला कि 9 लोगों की मौत हुई है। अब सबसे बड़ा एलिगेशन क्या है कि लाइफ जैकेट पहले से नहीं बांटे गए। दूसरा कि कैप्टन को बताया गया कि तेज हवा चल रही है, आप किनारे पर ले चलिए, लेकिन कैप्टन ने इनके बातों को नजरअंदाज किया। शिप का मेंटेनेंस नहीं हुआ है, ऐसी बात भी सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि प्रॉपर मेंटेन नहीं था शिप में खामियां थी। और बताया जा रहा है कि जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की तरफ से चेतावनी आती उसको नजरअंदाज किया गया। अब इन सब कारणों पर जो है जांच बैठ गई है, और खुद सीएम ने इसमें जांच के आदेश दे दिए। लेकिन सवाल एक है, दिल्ली से एक पूरा परिवार आता है, मरीना मसीहा जो जिन माँ की तस्वीर वायरल है, मधुर मसीहा, प्रदीप कुमार, फिर जबलपुर से 9 लोग थे, भोपाल से 1 थे, शामीम नकवी, तमिलनाडु से 1 थे। इन लोगों का क्या कसूर है? ये तो आराम से घूमने आए थे। और मरीना के घर वालों ने कैमरे पर क्या कुछ बताई, पर वो भी सुनते हैं, सुनिए। बाद में सब लोग मिसिंग थे, सिस्टर का पता नहीं था कहाँ है वो। हम वेट कर रहे थे कि शायद बच जाएंगे। जो नौका थी वो फ्लोट कर रही थी, हमें ये नहीं पता था कि वो बेचारी उसी के अंदर है। हमने सोचा कि शायद जो उन्होंने जैकेट पहनी थी, और जहान को भी उसी के अंदर कर रखा था, जो छोटा बेटा था, हो सकता है कि वो कहीं बह के कहीं इधर आसपास गए हों, लेकिन उसके अंदर देखा नहीं, किसी ने ढूंढा नहीं। और सुबह जाके जब टीम आई है तब जाके उन्होंने वहाँ देखा है, तो वो बेचारे उसी के अंदर थे, बोट के अंदर फंस गए थे। अगर टाइम रहते वहाँ पे पहुँच जाते, जैसे शाम का टाइम था, जो जब हम वीडियो में भी देख रहे थे कि बोट जो है फ्लोट कर रही थी, उस टाइम जाके उसमें देखते तो शायद वो उसमें मिलते, और लोग भी मिल पाते उसमें। यानी लापरवाही तो है आप? सर लापरवाही बिल्कुल है। और जब ये हादसा हुआ उस टाइम जो वहाँ के गाँव वाले जो लोग थे उन्होंने ही सारा रस्सी फेंक के बचाया। प्रशासन की तरफ से बहुत ही लेट
कोई बचाव की नौका वगैरह कुछ नहीं थी? बचाव की नौका एक बोट आई थी वहाँ पे। मैं वहाँ पे नहीं था, मैं नहीं कह सकता कैसे आई वहाँ पे, कि जो घूम रहे थे वही थे कि कोई और आया था वहाँ पे। लेकिन उस टाइम जिन्होंने बचाया वो आसपास वाले ही थे, गांव वाले लोकल जो थे उन्होंने ही बचाया। प्रशासन की तरफ से कोई भी बहुत देर में कार्रवाई हुई है, सारी जितनी भी हुई है। जैसे लोकल लोगों ने फुर्ती दिखा के उनको बचाने का प्रयास किया। अगर वो एनडीआरएफ की टीम जो बचाव दल है वो अगर पहले आ जाता समय से, जिस समय थोड़ा रोशनी भी उजाला भी था, तो शायद बहुत सारे लोगों की जान बचाई जा सकती थी। ये मरीना के घर वाले थे और बहुत सारे चश्मदीद थे जो शिप पर थे, और जो बाकी लोग जो हैं, जो उनके घर वाले हैं, वो भी आरोप लगा रहे हैं कि कैप्टन ने कहीं ना कहीं बात नहीं सुनी और सेफ्टी मेजर्स का ध्यान नहीं दिया गया। एक बार उन्हें भी सुनते हैं। कुछ भी नहीं दिया था, सेफ्टी भी कुछ भी नहीं थी। जब वो डूब रहे थे, जहाज पलट गया था, तब मेरे ब्रदर इन लोगों ने लाइफ जैकेट लेके फेंक के दिए कि आप ये लो बचो। मेरी सिस्टर इन लॉ थी, उनका 4 साल का बेटा था, उसमें ही उसको फंसाया था सेट करने के लिए कि बचो किसी तरह से। उस क्रूज वाले ने सिर्फ पैसे के लिए उसको नहीं सुनी किसी की। गांव वालों ने बोला था कि तूफान आने वाला है, मत चलाओ इसको आगे, बीच में मत लेके जाओ, लेकिन उन्होंने नहीं सुनी, किसी की नहीं सुनी। सब कुछ खत्म हो गया। मेरे परिवार से 3 लोग जा चुके हैं। मेरी मम्मी चली गई, मेरी ननद चली गई, 4 साल का बेटा चला गया। वो बहुत ज़ोर से चिल्लाने लगी। 5:30 से 6 बजे का टाइम होगा। तो मैंने पूछा क्या हो गया। उनका फ़ोन आया, वो ऐसे बोल रही है कि मुझे बचा लो, प्रेयर करो मेरे लिए, और शिप डूब रहा है। कह रहा बेटा मम्मी तो नहीं है, चली गई मम्मी, नहीं बचा। लापरवाही बिल्कुल है। और जब ये हादसा हुआ उस टाइम जो वहाँ के गांव वाले जो लोग थे उन्होंने ही सारा रस्सी फेंक के बचाया। प्रशासन की तरफ से बहुत ही लेट। इस वक्त हम लोग दिल्ली के मायापुरी इलाके में मौजूद हैं। यहाँ पर हम उसी फैमिली के पास पहुँचे हैं जो तस्वीर, जो माँ बेटे की तस्वीर आप देख रहे हैं, उन्हीं के परिवार में हम पहुँचे हैं। हम बात करते हैं। क्या नाम है आपका? कुलदीप नाम है। कुलदीप जी, जो माँ और बेटे की तस्वीर, वो आपकी क्या लगती हैं? वो मेरी दीदी लगते हैं, मेरी सिस्टर की वो नंद है, सिस्टर इन लॉ है वो। तो वो लोग कब गए थे मध्य प्रदेश, किस काम से गए थे? वो वेडनेसडे गए थे। जो हमारे जीजा जी हैं उनके बड़े ब्रदर ने वहाँ पर घर बनाया था, तो उसके इनाग्रेशन में गए हुए थे वो। अभी बुधवार को ही? अभी बुधवार को ही जी। तो कल शाम को वो फिर वहाँ से अपना प्रोग्राम ख़त्म करने के बाद थोड़ा डैम की तरफ चले गए थे। तो वहाँ पर जब क्रूज़ पर वो गए तो शाम को 5:30-6 बजे करीब तूफ़ान आया वहाँ पर, जिसकी वजह से यह हादसा हो गया। कितने लोग आपके परिवार के उस क्रूज़ पर थे? 6 लोग हमारे परिवार से थे, जिनमें से 3 को रेस्क्यू कर लिया और 3 का डेथ हो गया। जो 3 लोगों की डेथ हुई, एक तो वो जो आपकी बहन, जी, उनका बेटा कितना बड़ा, क्या नाम था बहन का आपके? सिस्टर का नाम था मैरिना और उनका बेटा था जहान, जो 4 साल का था। और 3 शख्स? हाँ, और मम्मी थे जो मेरी सिस्टर की सास हैं, जिनका 60 से 62 साल का एज था। मधुर नाम उनका नाम है। तो अचानक से जैसे ये लोग जब प्लान गए तो वापस कब आने का टिकट था उनका? वापस था अभी कल शनिवार में वापसी था उनका। थी? अच्छा, कल की वापसी थी। और कल जब प्रोग्राम खत्म हुआ तो उसके बाद वो लोग घूमने के लिए गए थे। बात हुई थी किसी से आप लोगों की वहाँ पर मैरिना से? जी जी। मेरी वाइफ से बात हुई थी। जब शिप डूबा नहीं था उस टाइम, मेरे ख्याल से 5:30-6 बजे का टाइम था। तो वो वीडियो दिखा रहे थे पूरा और बहुत अच्छा लग रहा था, एंजॉय कर रहे थे सारे, गाना चल रहा था। मरीना जी से बात हो रही? हाँ, मेरीना। वो आपकी क्या लगेंगे? मेरी जो वाइफ है उनकी बहन है, बड़ी बहन है। तो बहुत अच्छा था माहौल वहाँ पे। और इतने में मैं अपने बेटे को ट्यूशन छोड़ने गया 5 बजे, और मैं आया हूँ वहाँ से 5:30 बजे करीब आया हूँ। तो वो बहुत ज़ोर से चिल्लाने लगी। 5:30 से 6 बजे का टाइम होगा। तो मैंने पूछा क्या हो गया। उनका फ़ोन आया, वो ऐसे बोल रही है कि मुझे बचा लो, प्रेयर करो मेरे लिए, और शिप डूब रहा है, पानी आ गया है, पता नहीं कैसे आ गया उसके अंदर। तो बस इतना बोला। फिर उसके बाद फ़ोन कल कर रहे हैं तो कॉल नहीं जा रही है, फ़ोन बिल्कुल बंद हो गया जी। उसके बाद हाँ, उसके बाद बात नहीं हुई। उसके बाद थोड़ी देर के बाद फिर हमने कोशिश करी, मेरे पास कॉल आया डैडी का मेरे पास, और कोई शायद नौका वाला जिसने निकाला था,
उसने बताया कि आपसे बात करना चाह रहे हैं। मैंने बात करी और बात करने के बाद मैंने पूछा मम्मी, कह रहा बेटा मम्मी तो नहीं है यहाँ, चली गई मम्मी। तुम्हें नहीं बचाया जा बाद में सब लोग मिसिंग थे, सिस्टर का पता नहीं था कहाँ है वो। हम वेट कर रहे थे कि शायद बच जाएंगी। जो नौका थी वो फ्लोट कर रही थी, हमें ये नहीं पता था कि वो बेचारी उसी के अंदर है। हमने सोचा कि शायद जो उन्होंने जैकेट पहनी थी और जहान को भी उसी के अंदर कर रखा था, जो छोटा बेटा था, हो सकता है कि वो कहीं बह के कहीं इधर आसपास गए हों, लेकिन उसके अंदर देखा नहीं, किसी ने ढूंढा नहीं। और सुबह जाके जब टीम आई है तब जाके उन्होंने वहाँ देखा है तो वो बेचारे उसी के अंदर थे, बोट के अंदर फंस गए थे। अगर टाइम रहते वहाँ पे पहुँच जाते, जैसे शाम का टाइम था जो, जब हम वीडियो में भी देख रहे थे कि बोट जो है फ्लोट कर रही थी, उस टाइम जाके उसमें देखते तो शायद वो उसमें मिलते और लोग भी मिल पाते उसमें। यानी लापरवाही तो है आप? सर लापरवाही बिल्कुल है। और जब ये हादसा हुआ उस टाइम जो वहाँ के गांव वाले जो लोग थे उन्होंने ही सारा रस्सी फेंक के बचाया। प्रशासन की तरफ से बहुत ही लेट, कोई बचाव की नौका वगैरह कुछ नहीं की? बचाव की नौका एक बोट आई थी वहाँ पे। मैं वहाँ पे नहीं था, मैं नहीं कह सकता कैसे आई वहाँ पे, कि जो घूम रहे थे वही थे कि कोई और आया था वहाँ पे। लेकिन उस टाइम जिन्होंने बचाया वो आसपास वाले ही थे, गांव वाले लोकल जो थे उन्होंने ही बचाया। प्रशासन की तरफ से कोई भी बहुत देर में कार्रवाई हुई है, सारी जितनी भी हुई है। जो जैसे लोकल लोगों ने फुर्ती दिखा के उनको बचाने का प्रयास किया, अगर वो एनडीआरएफ की टीम जो बचाव दल है वो अगर पहले आ जाता समय से, जिस समय थोड़ा रोशनी भी उजाला भी था, तो शायद बहुत सारे लोगों की जान बचाई जा सकती थी, क्योंकि तब तक तो जो बोट थी वो दिख रही थी पानी के ऊपर। और उसको जाने से पहले उस क्रूज को बोला भी कहता कि आपका मौसम खराब है, प्लीज बैक कर लीजिए। ये किसने बोला? वो छोटी बेटी जो है जो बच गई है, उसने भी ये बात बताई है कि हमने बताया था लेकिन उन्होंने नहीं मानी। और वो अगर वो नहीं लेके जाते तो ये इंसिडेंट नहीं होता। लोग थे किनारे पे, वो भी बोल रहे थे कि भाई किनारे पे लगा लो उसको साइड में, मौसम आगे खराब है, लेकिन वो शायद उसने अपनी मनमानी करी, वो आगे को ले गया, शायद दूसरे किनारे पे ले जाना चाह रहा होगा वो। उसके बाद जब बोट गिर गई थी पानी में, तो वहाँ तो एक ड्राइवर और जो हेल्पर था उन्होंने कोई हेल्प नहीं करी। चिंटू भैया, प्रदीप भैया थे, उन्होंने वो नीचे की तरफ गए, वहाँ सेफ्टी जैकेट थी, उन्होंने और एक दो जनों ने और हेल्प करके जो और जा रहे थे, कूद रहे थे, उनके तरफ फेंकी, थ्रो करी, उन्होंने पहनी। और जितने भी लोग बचे हैं सेफ्टी जैकेट की वजह से, अगर वो नहीं होते तो शायद वो सेफ्टी जैकेट नहीं होती तो और ज़्यादा लोग जाते। आपकी कब बात हुई उनसे जिन्होंने कहा कि हमने बोला कि मौसम खराब? हमने वीडियोस देखी थी। वो खुद शिप पे थी? हाँ, वो जो क्या नाम है उनका? सिया, जो लड़की जो थी 14 साल की उम्र थी, जो बेटी जो है वो फादर थे उनके, और उनके साथ जो बचा लिया गया उनको, उसने खुद बताया कि हम अंकल को बोल रहे थे कि प्लीज़ इसको वापस ले लो, मौसम ख़राब हो रहा है, फिर वो माने नहीं, लेकिन आगे लेके चले गए उसको, और ये इंसिडेंस हो गया। अगर उसी टाइम रहते ही अगर मौसम थोड़ा सा ख़राब है, अगर बैक कर लेते तो हो सकता है कि और भी थे शिप वाले, वो बता रहे कि वो लोगों ने भी वापस कर लिया, लेकिन वो लोग उन्होंने नहीं करा। और जो वो शिप कर रहे थे उनका तो कुछ आता पता नहीं है, वो भी कहाँ है कहाँ नहीं। एटलीस्ट कम से कम जो चले गए उनको कोशिश तो करते कि भाई बचाने की किस तरीके से। अब एक सेकंड में एकदम से लहरें उठी, एकदम से कैसे रेडी हो सकते हैं? तो कहीं ना कहीं सवाल है कि सर कुछ भी नहीं था वहाँ पे जिस तरीके से होना चाहिए ना। वहाँ पे अगर आप कहीं जा रहे हैं तो सबसे पहले सेफ्टी है, अगर कुछ हो गया तो पीछे कोई बचाने वाला, वहाँ कुछ भी नहीं था बचाने वाला। आप देखेंगे बिल्कुल सुनसान जंगल के बीच में एक चीज़ है, कुछ भी नहीं दिया था, सेफ्टी भी कुछ भी नहीं थी। जब वो डूब रहे थे, जहाज पलट गया था, तब मेरे ब्रदर इन लॉ ने लाइफ जैकेट लेके फेंक के दिए कि आप ये लो बचो। मेरी सिस्टर इन लॉ थी, उनका 4 साल का बेटा था, उसमें ही उसको फंसाया था सेट करने के लिए कि बचो किसी तरह से। उस क्रूज वाले ने सिर्फ पैसे के लिए उसको नहीं सुनी किसी की। गांव वालों ने बोला था कि तूफान आने वाला है, मत चलाओ इसको आगे, बीच में मत लेके जाओ, लेकिन उन्होंने नहीं सुनी, किसी की नहीं सुनी। सब कुछ खत्म हो गया। मेरे परिवार से 3 लोग जा चुके हैं। मेरी मम्मी चली गई, मेरी ननद चली गई, 4 साल का बेटा चला गया। कुछ नहीं बचा हमारा, कुछ नहीं बचा। परिवार पूरी तरीके से सदमे में है। 4 साल का बेटा, उनकी माँ और
एक 60 साल की बुजुर्ग महिला, 3 लोग इस हादसे में जान गंवा चुके हैं। इस परिवार के 6 लोग क्रूज पे थे और 3 लोगों को जो आसपास के लोग थे रस्सी फेंक कर किसी तरीके से जो मदद पहुंचा करके उनको तो बचा लिया, लेकिन 3 लोगों को नहीं बचाया जा सका। इस पूरे मामले में गंभीर लापरवाही का आरोप जो क्रूज चला रहा था उसके ऊपर परिवार की तरफ से लगाया जा रहा। ये सब कुछ हो रहा था और उसी समय वहां मंत्री जी पहुंच जाते हैं। मंत्री जी वो पूरा दृश्य देखकर रोने लगे और बकायदा वो फुटेज जो है, जो वीडियो है वो रिकॉर्ड हुई और कैमरे पर वो रो रहे थे। लेकिन यहाँ रोने से बेटर है अगर उन लोगों पर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए और जो डीएम एसडीएम जिन लोगों की आपने नियुक्ति की है, वहां जिन ऑफिसर्स की नियुक्ति की है, उनका काम क्या है। मैंने सेम चीज कही थी मथुरा वाले केस में। मथुरा वाले केस में किसी भी अधिकारी पर कोई एक्शन नहीं हुआ, मतलब कोई जिम्मेदारी नहीं है। आराम से बिना लाइफ जैकेट के धड़ल्ले से चलाया जा रहा है, बिना किसी सेफ्टी मेजर्स के, वहां बिना किसी लाइफ जैकेट के लोगों को बिठाया जा रहा है, घुमाया जा रहा है। लेकिन ना डीएम पे कोई एक्शन नहीं हुआ, ना वहां कोई एसडीएम पर एक्शन हुआ, ना कोई किसी पुलिस अधिकारी पर एक्शन हुआ। मतलब कोई जवाबदेही किसी की बनती ही नहीं है। यहां भी ऐसे ही कुछ होगा, किसी पर कोई एक्शन नहीं होगा, कोई कार्रवाई नहीं होगी। अगर कोई स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लेंगे तो लोगों के मन में तो डर ही नहीं है। और जो बिजनेस कर रहा है वो तो व्यापार कर रहा है, जो बोट मालिक है वो व्यापार कर रहा है, व्यापारी आराम से व्यापार करते रहेंगे। लेकिन जो आम लोग हैं, आम जनमानस है, वो अपनी जान को इसी तरह से गंवाते रहेंगे और कोई पूछने वाला नहीं। और मेरा तो सवाल है, जो जांच हुई थी नोएडा वाले केस में जो लड़का डूब गया था, उस जांच रिपोर्ट में अब तक क्या कुछ हुआ? मथुरा वाले केस में क्या कुछ हुआ? किन बड़े अधिकारियों का नाम आया, किन का ट्रांसफर हुआ? नोएडा वाले केस में तो आप सबको पता है डीएम का ट्रांसफर तो होगा नहीं, तो नोएडा अथॉरिटी के जो सीईओ हैं उनका ट्रांसफर हो गया, जिसके अंडर एसडीआरएफ एनडीआरएफ आता ही नहीं, उनका ट्रांसफर हो गया। चलो वो बात सही है, आगे जांच हो भी रही है, अब तक जांच रिपोर्ट भी नहीं आई है और जांच रिपोर्ट कहाँ गई उसके बारे में कोई खबर नहीं। दूसरा केस मथुरा का, वहां भी देख लीजिए, अभी तक किसी भी बड़े अधिकारी पर कोई एक्शन नहीं हुआ, क्योंकि जिम्मेदारी तो उन्हीं की बनती है। शहर में अगर कोई गलत काम हो रहा है, कोई चीज अनऑर्गेनाइज तरीके से हो रही है, तो जिम्मेदारी तो अधिकारी की बनती है। तीसरा वीडियो अब हम जबलपुर का देख रहे हैं। अब यहां देखना होगा किसी पर एक्शन होता है या बस जांच पर जांच चलेगी और कुछ दिनों बाद हम ये मामला भूल जाएंगे और लोगों की जान की वैल्यू कुछ भी नहीं है हमारे देश में। और जिस तरह से हमारे यहाँ सेफ्टी प्रोटोकॉल, सेफ्टी मेजर का दरकिनार करके हम उसको, बहुत बार होता है कि हमारी भी गलती होती है कि अगर कोई चीज़ों को फॉलो नहीं कर रहा है तो हम आवाज़ नहीं उठाते, और आवाज़ नहीं उठाते ना, हम बोलते हैं कि आप गलत कर रहे हो, आपको सेफ्टी जैकेट्स बांटना चाहिए। लेकिन लोगों को भी मज़ा है, लोग भी उन चीज़ों को ध्यान नहीं दे रहे। और मुझे इसीलिए लगता है कि कहीं ना कहीं मैं बहुत अब बचता हूँ भीड़ में जाने से, कि मुझे लगता है कि भाई सरकार हमारी जिम्मेदारी नहीं ले सकती, हमारी जिम्मेदारी हमें खुद लेनी है। तो भीड़ से बचूं, ऐसी जगह जाऊं कि जहाँ भीड़ ना हो, जहाँ ऐसे कोई हादसे होने के चांसेस बड़े कम हो। लेकिन हादसा कहीं भी हो सकता है, लेकिन हमारी सुरक्षा हमारे हाथ में। तो दोस्तों इस वीडियो पर आपकी क्या राय है जरूर बताइएगा, ढेर सारे कमेंट्स कीजिएगा। और इस तरह की लापरवाही अगर आपके एरिया में भी आपको नजर आ रही है तो कमेंट्स कीजिएगा, मैं उन सब मुद्दों को उठाऊंगा इस वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।